आओ। हम लोग बात कर रहे थे मॉड्यूल्स की। बेटा मॉड्यूल्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए। मॉड्यूल्स या फिर फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का। डेफ कीवर्ड के बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम पास करते हैं, फिर हम लोग पास करते हैं पैरामीटर्स। ये जो पैरामीटर्स हैं ये वो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जो आप इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज यूजर पास करता है जब हम लोग फंक्शन को कॉल कराते हैं। उस केस में मैं पूरा लिखता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना था, ठीक है, ऐड नाम का, जो यूजर से दो नंबर्स लेगा और उनको ऐड करेगा। तो देखो मैंने इस तरीके से बनाया, डेफ ऐड ए कॉमा बी, और ये रिटर्न कर देगा सम इस ए और बी का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी। अब इसको देखो मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ऐड लेट से 2,3। ठीक है। तो यहां पर तुम देखो मैंने क्या करा हुआ है। ये जो शुरुआत की दो लाइनें तुमको दिखाई दे रही है ना, दिस इज व्हाट फंक्शन डेफिनेशन इज। व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग? डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ पे जो मैंने ये ए और बी बनाए हैं, इन ए और बी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? पैरामीटर्स। ठीक है। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये पैरामीटर्स फंक्शन के स्कोप में वैलिड होते हैं और फंक्शन के स्कोप के बाहर वैलिड नहीं होते हैं। और इन पैरामीटर्स को वैल्यू मिलती है जब हम लोग फंक्शन को कॉल कराते हैं। तब जब आपने फंक्शन को कॉल कराया तो आपने वहां पर ये 2 और 3 पास करे। इस 2 और 3 को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। व्हाट डू वी कॉल देम? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेटा, यहाँ पे जब ये आपका फंक्शन कॉल होगा तो पाइथन क्या करेगा? जब पाइथन तुम्हारे प्रोग्राम को रीड करना स्टार्ट करेगा, रीडिंग के टाइम पे वो इन दोनों लाइंस को स्किप कर देगा और वो जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जब वो रीड कर रहा होगा उसको मिलेगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर उसको लिखा हुआ दिखाई देगा add 2,3। इस add 2,3 को पढ़ते ही पाइथन समझ जाएगा कि add नाम का कोई ना कोई एक मॉड्यूल सेम प्रोग्राम स्कोप में अवेलेबल है। ठीक है। और उसको यहाँ पर ये दो आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देंगे 2,3। इससे पाइथन समझ जाएगा कि इन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर के जाना है और फंक्शन डेफिनेशन में लिखे हुए पैरामीटर्स में पास करा देना है। क्या करना है? फंक्शन डेफिनेशन में लिखे हुए पैरामीटर्स में पास करा देना है। वंश समीर झगड़ो नहीं यार तुम लोग। अब इसमें क्या होगा? जब पाइथन इस लाइन को रीड करेगा वो कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा ऊपर यहां पर, और यहां पर ए की जगह पे उसको मिल जाएगा 2 एंड बी की जगह पे मिल जाएगा इसको 3। फिर यहां पर लिखा हुआ रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न ए प्लस बी के केस में क्या होगा? वो ए और बी को ऐड करेगा और जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने का मतलब है जहां पे भी फंक्शन कॉल हुआ था उस जगह पे इन वैल्यूज को भेज देगा वापस। तो देखो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मुझे सिंपली प्रिंट करके देगा 5। अब इसका एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। जब तुम लोग वो लिस्ट वाला फंक्शन यूज कर रहे थे, मिन या फिर मैक्स, तो तुम वहां पे अंदर वैल्यूज पास करते थे ना। यस सर। यस सर। वो जो तुम अंदर वैल्यूज पास करते थे वो थे तुम्हारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। और पाइथन की डेफिनेशंस में इन मिन और मैक्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। तो वहां पर जाकर के ये क्या करता है? उन वैल्यूज को स्टोर करा देता है। अब अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये मॉड्यूल्स क्या है, तो इन मॉड्यूल्स को ही बेटा हम लोग बोलते हैं फंक्शंस, और ये तुम्हारे मॉड्यूल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन था। अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो तुम इस तरीके से एक लिख देना छोटी सी चीज। तुम यहाँ पे बता देना कि ये ऐड क्या है, हमारे पास एक मॉड्यूल है, इसमें ये ए और बी क्या है, पैरामीटर्स हैं, और 2 और 3 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर तुम आर्ग्यूमेंट्स। ये बता देना कि दिस इज डेफिनेशन सेक्शन एंड दिस इज कॉलिंग सेक्शन। बस इतना लिख देना। अगर तुम उसके बाद डिस्क्राइब नहीं भी कर पाओगे तो भी मैम को तुम्हें झक मार करके 70% मार्क्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देने ही पड़ेंगे। यस सर। सर एक बार और बताइए, लिख लें। मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी बात। ठीक है, मैं पूरी चीजें तुमको बता दे रहा हूँ। तुम बोलना मॉड्यूल्स और फंक्शंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीटेडली यूज करने के लिए। ठीक है। सर इंग्लिश में बता दीजिए। अब यार उसके लिए मेरे को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी ना। अरे सर अरे सर, अरे सर प्लीज सर, बच्चों की दुआ अच्छा रख अच्छा के लगेगी। चले अच्छा रुको, जाएंगे। अच्छा रुको, अच्छा रुको, अच्छा रुको, बता रहा हूँ रुको। बिल्कुल रखते हैं। क्योंकि उसके लिए मुझे प्रोसेस करना पड़ता है ना। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? प्रोसेस। प्रोसेस करना प्रोसेस। पड़ता है। आईपीओ साइकिल रन करेंगे। आईपीओ साइकिल। देखो जरा, तुम कह सकते हो अ फंक्शन इन अ पाइथन
इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, थोड़ी बहुत ग्रामर बिगड़ जाएगी यहाँ पे, सर कोई बात नहीं। ठीक है। अ फंक्शन इन अ पाइथन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। और या फिर और एक सिंगल लाइन में तुमको बता देता हूं जो मुझे अभी तक कर याद नहीं आ रही थी। ठीक है, यस सर। बस रुको, मुझे लॉन्ग आंसर लिखने की आदत याद आ गई जैसे मैं एग्जाम में लिख रहा था। पहले तुम ये लिखना, फिर तुम ये लिखना, फिर यहाँ पे तुम लिखना डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नन। इसके बाद तुम मेंशन करना मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखना चीज कि इन पाइथन वी हैव, भी हटो यहां से यार, मोर देन 200 बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड्स जो वैल्यू रिटर्न या नहीं भी रिटर्न कर सकते हैं, तुम इनको बार बार यूज कर सकते हो। जो मॉड्यूल्स होते सर हैं ये बिल्ट क्या इन होते हैं? फंक्शन की इनबिल्ट? बिल्ट इन बोल दो या इनबिल्ट बोल दो बच्चा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बिल्ट इन का मतलब जो पहले ओके से अंदर है, इनबिल्ट का भी मतलब वही होता है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि तुमसे ये दोनों ही टर्म्स पूछ लेगा एग्जामिनर 12th क्लास में कि बिल्ट इन और इनबिल्ट में डिफरेंस बताओ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में तो दोनों ही टर्म्स लिखी होती हैं बेटा। फिर तुम वहां बोल दोगे सर सर दोनों सुमिता सेम? रोनो में तो इनबिल्ट लिखा था, मैं बिल्ट इन कैसे बता दूं आपको, हम्म, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स पे ध्यान दो। ठीक। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हारी 12th वाली, तुम्हारी 11th वाली किताब में मॉड्यूल्स कहाँ पर है, तो दोस्त मुझे उसका आंसर नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मॉड्यूल्स डिटेल में क्लास 12th के सिलेबस में है, हाँ सर, हमने भी मैम से पूछा था, मैम ने बोला था नहीं है। ठीक है। तो ये तुम्हारे क्लास 12th का एक पार्ट है छोटा सा। आपको मैम ने मे बी इसलिए करा दिया होगा क्योंकि जो क्लास 11th का सिलेबस आता है वहां पर लिखा हुआ है डिस्कशन ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो इनबिल्ट फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स में आपके पास मात्र यहाँ पे दो मॉड्यूल्स आते हैं, एक आता है तुम्हारा रैंडम मॉड्यूल और एक तुम्हारा यहाँ पर आता है मैथ मॉड्यूल, ठीक है। यस अब सर। मैं तुमको रैंडम मॉड्यूल के तीन फंक्शंस बता दे रहा हूँ जो तुम लोग मुझसे काफी देर से पूछ रहे थे, और इनसे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। पहला फंक्शन है रैंडम, दूसरा फंक्शन है रैंड रेंज, और तीसरा फंक्शन है रैंड इंट, ठीक है। रैंडम फंक्शन क्या करता है? रैंडम फंक्शन हम लोगों को एक रैंडम नंबर रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न यू वन रैंडम नंबर। अब ये रैंडम नंबर ना किसी भी पैटर्न या किसी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है इन जनरल, ठीक है। दिस इज रैंडम, ये रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंड इंट की एंड रैंड रेंज की। अब ये रैंड इंट और रैंड रेंज दोनों ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और दोनों में कुछ डिफरेंसेस मैं तुमको बता रहा हूं, बस उनको याद रखना, ठीक है। रैंड इंट के केस में क्या होता है बेटा, पहले मैं तुमको जरा दोनों का सिंटेक्स दिखा दूं, एक सेकेंड। देखो, वेटिंग रूम में कौन है भाई ये? देखो, पहले मैं तुमको रैंड रेंज बता रहा हूँ, फिर मैं तुमको रैंड इंट बता रहा हूँ। रैंड रेंज के केस में क्या होगा, हमारे पास एक रेंज होगी और हम लोग उस रेंज में डील कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एक एंडिंग वैल्यू होगी, और हमारे पास यहाँ पर होगा एक स्टेप काउंट, ठीक है। एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा, और हमारे पास यहाँ पर एक होगा स्टेप काउंट, और तुमको ये उसके बीच का एक रैंडम नंबर रिटर्न कर देगा इन जनरल, ठीक है।
यस सर। उसके बाद हमारे पास आता है रैंड इंट। रैंड इंट का काम होता है किसी भी रेंज के बीच में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना हम लोगों को। इन जनरल हम लोगों को रैंड इंट और रैंड रेंज दोनों सिमिलर टाइप के देखने में लगते हैं, ठीक है। बस रैंड इंट के केस में हमारे पास कोई स्टेप नहीं होता है, यहां पर बस एक सिंपल सी स्टार्टिंग वैल्यू होगी और एक एंडिंग वैल्यू होगी। एक और डिफरेंस है इसके बीच का, वो मैं प्रोसेस कर रहा हूं अभी, जैसे ही मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा, जरा एक मिनट रुकना। मैं भूल क्यों गया इस चीज को यार। अगर किसी और को याद आ रहा है तो तुम मुझे याद दिला सकते हो। इनमें से कोई एक फंक्शन है जो हमेशा बाय डिफॉल्ट केसेस में हम लोगों को 1 से छोटी वैल्यू या 0 से 1 के बीच की वैल्यू रिटर्न करता है। अब मैं वो फंक्शन भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बच्चों को दिया था पेपर में, और लगभग बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे उसको। ओटीपी के केस में तुम रैंड रेंज का यूज कर सकते हो, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग वैल्यू के साथ में, ठीक है। और रैंड एंड का भी यूज कर सकते हो। बस मुझे एक चीज याद नहीं आ रही है, और मुझे नहीं पता है मुझे वो याद आएगी इस टाइम पे या नहीं, तो मैं तुमको इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? सर रैंडम और रैंडम के बीच में पैरामीटर्स का भी कुछ होता है? रैंडम में कोई पैरामीटर्स नहीं पास करते हो बेटा तुम, रैंडम इज टोटली रैंडम, ठीक है। मुझे बस एक एक मेरे पास चार्ट है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मुझे बस वो चार्ट मिल जाए ना तो। सर सर स्टोर्ड फंक्शन क्या होता है? है बेटा? स्टोर्ड फंक्शन क्या होता है? स्टोर्ड फंक्शन। स्टोर्ड फंक्शन, हम्म। स्टोर्ड फंक्शंस वो फंक्शंस है जो पहले से अवेलेबल है, ओके सर। ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। जैसे मैक्स। सर मैम ने क्वेश्चन लिखवाया था रिवीजन की, एक शीट बनवाई थी उसमें कि हम्म राइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन स्ट्रिंग लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी। तो मैं तुमको बताता हूँ। आप सबसे पहले इस बात को याद रखिए, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये सारी चीजें कलेक्शन कैटेगरी में आती हैं। कलेक्शन कैटेगरी का मतलब होता है वो वैल्यूज जो सेट ऑफ वैल्यूज से मिलके बनी हो। किससे मिलके बनी हो? सेट ऑफ वैल्यूज से। अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स से मिलके बना होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं लिस्ट की, टपल की या फिर डिक्शनरी की, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज से मिलके बनी होती हैं। तो ये पहला सिमिलैरिटी हो गया। दूसरा सिमिलैरिटी आपको मिलेगा स्ट्रिंग में, लिस्ट में एंड टपल में। वो सिमिलैरिटी ये है कि इन तीनों के अंदर ही हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इन तीनों में ही कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हम लोग इन तीनों में ही इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और हम लोग इन तीनों में ही क्या कर सकते हैं पता है? स्लाइसिंग कर सकते हैं। सर यस सर। ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग तो मोस्ट कॉमन फीचर है, चारों में कर सकते हैं, ठीक। यस मिल सर। गई कॉमन प्रॉपर्टीज। और सर डिफरेंशिएट बिटवीन रैंड रेंज एंड रैंड इंट। रैंड रेंज एंड रैंड इंट वाला क्वेश्चन ही मेरे पास एक है, मैं वो जरा एक छोटी सी चीज ढूंढ रहा हूँ यार, उसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखवाए थे, तो बस मुझे एक मिनट का टाइम दो। मुझे वो चीज, लाइक एक इमेज है बेसिकली मेरे पास, वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखवाए थे जो बहुत जरूरी थे याद रखने के लिए, और मैं खुद भूल गया हूँ। मजे की बात तो ये है। ओके, मिल गया। कॉपी पेन लेके बैठे हो कुछ? नहीं तो दिमाग में नोट कर सकते हो। अच्छा लिए बैठे हैं। यस सर। देखो, रैंडम मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कुल 5 से 6 फंक्शंस हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 फंक्शंस हैं, मैं तुमको वो तीनों बता देता हूँ। रैंडम फंक्शन है, रैंड इंट फंक्शन है, और रैंड रेंज फंक्शन है। अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, लाइक तुम्हारे ये एग्जाम्स के बीच में मे भी हो सकता है 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में, मैं तुमको एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट को अपने एग्जाम्स खत्म होने के बाद पढ़ डालना, तो तुम्हारी पूरी 12th तक का की पाइथन खत्म हो जाएगी उससे, 11th और 12th पूरी मिला करके, ठीक है।
उसी के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई थी, तो उसमें ये चीज लिखी हुई है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट रैंडम, ठीक है। या फिर मैंने देखो ऐसे लिखा है, मैंने लिखा फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट एस्ट्रिक, फिर मैंने कॉल करा दिया रैंडम को, और इसको बेसिकली मैंने प्रिंट करा दिया। देखो जब हम लोग किसी भी मॉड्यूल को इस तरीके से लिखते हैं, अगर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर फाइल में अपने रैंडम के सारे फंक्शंस को कॉल करा रहा हूं। और ये जो हमारा रैंडम फंक्शन होता है, इस रैंडम फंक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लेना। पाइथन का रैंडम फंक्शन हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच की एक वैल्यू रिटर्न करता है हम लोगों को। क्या करेगा तुमको, ये हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी एक नंबर रिटर्न करेगा। तुमसे यहाँ पर एक मैम क्वेश्चन पूछेंगी, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं व्हाट विल बी द सील ऑफ रैंडम, व्हाट विल बी द सील ऑफ रैंडम, कोई मुझे सर सोच के बता वन, सकता है इसका आउटपुट क्या जीरो आएगा? टू वन। सील, सील का मतलब क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू वन। वन। बट इफ द क्वेश्चन वाज जीरो। व्हाट विल बी द फ्लोर ऑफ रैंडम, जीरो। then it should be जीरो। zero. ठीक है, तो ये रैंडम से जीरो रिलेटेड जीरो। क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद आ गया, देखो इसको देखने के चक्कर में सर ये पक्का मैम पूछेंगी? मैंने पूछा था 12th वालों से, 12th में सैंपल पेपर्स में बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन था। हो सकता है मैम पूछ लें, पक्का की भाई मैं नहीं बोल सकता, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मूड टू मूड। क्या पता उन्होंने बहुत सरल लेवल के क्वेश्चन दिए और तुम लोग फालतू परेशान हो रहे हो। मैम कह रही है इजी है, लेकिन मैम पता कह नहीं। तो रही है वो कि बोल तो बहुत रही इजी है इजी पेपर है। दिया है। बस अगला हम लोगों के पास फंक्शन है रैंड रेंज। रैंड रेंज फंक्शन के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रेंज होती है अलोंग विद स्टेप साइज। क्या होती है हमारे पास? एक रेंज होती है अलोंग विद स्टेप साइज। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 से लेकर के 9999 के बीच का नंबर रिटर्न करो, और मैंने यहाँ पे स्टेप पास कर दिया 500। तो देखो क्या करेगा ये हर बार मुझे इसी गैप में मिलने वाले नंबर्स रिटर्न करेगा। मतलब ये क्या करेगा, 1000 से लेकर के 99 लाइक इस नंबर के बीच के वो नंबर्स रिटर्न करेगा जो 500 के गैप में आते हैं। ठीक है, मतलब 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, जो ये नंबर्स मिल रहे होंगे ना इसको, इस रेंज में, ये मुझे यही नंबर्स बार बार रैंडमली रिटर्न करेगा। देखो तुम लोग गौर से देख रहे हो। तो रैंड रेंज फंक्शन के केस में मेरे पास ये थर्ड चीज होती है स्टेप साइज। Whereas if I talk about the rand int function के केस में कोई भी हमारे पास स्टेप साइज नहीं होता है। We just have a starting value and we have a ending value, nothing else. तो ये एक रैंडम स्टेप लेके चलता है, ठीक है। कर रैंड एंड में एंड वैल्यू उनकी इंक्लूड होती है। देखो मैं तुमको उसका सिंटेक्स बता देता हूँ, उसके सिंटेक्स को याद रख लो, ठीक है। रैंड रेंज का सिंटेक्स कैसा है? एक स्टार्ट होगा, एंड होगा और स्टेप होगा। और रैंड इंट का सिंटेक्स देखो क्या है, स्टार्ट है और एंड है, बस। इंट में स्टेप नहीं होता? इंट में स्टेप नहीं होता है। और जो रैंडम होता है वो बेटा ऐसा होता है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है। सर अगर मैं कुछ लिख दिया रैंडम जनरेट करो, एक बार में बोलो एक आदमी। सर अगर मैं रैंडम के अंदर कुछ दे दिया वैल्यू तो क्या होगा? सोच के देखो क्या होगा। कोई भी उस रेंज की वैल्यू। एरर आएगी। सर रैंड रेंज में अगर स्टेप नहीं पुट करेंगे तो कोई भी उस रेंज के बीच की वैल्यू दे देगा। अगर तुम रैंड रेंज में स्टेप नहीं पास करोगे तो वो उस रेंज की कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा बेटा। तुम रैंड रेंज को रैंड इंट की तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, बट तुम रैंड इंट को रैंड रेंज की तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस सर। चलो तो तो इवैल वाला
इवाल देख लो एक लास्ट चीज और। इवाल फंक्शन के थ्रू हम लोग अपनी स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपनी लिस्ट या फिर टपल्स को यूजर से इनपुट करा सकते हैं। मान लो मैंने इवाल के अंदर एक स्ट्रिंग में लिख दिया 8 + 4 + 9 की पावर 45 लेट से, ठीक है। तो देखो ये एक स्ट्रिंग है इन जनरल, राइट, ये एक स्ट्रिंग है, और अगर मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट कराता तो ये स्ट्रिंग कैलकुलेट नहीं होती। बट अगर मैं इस स्ट्रिंग को इवाल के अंदर लिख करके पास कराता हूँ तो इवाल क्या करता है, मेरी स्ट्रिंग्स को एक मैथमेटिकल कैलकुलेटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तुम इस इवाल के अंदर अगर कोई एक ऐसी स्ट्रिंग पास कर रहे हो जिस स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट या फिर टपल है, तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से लिस्ट या फिर टपल को निकाल लेगा। देखो इवाल का काम क्या होता है, इवाल का काम होता है स्ट्रिंग वाली वो वैल्यूज, ठीक है, जो मैथमेटिकली कन्वर्ट हो सकती हैं या फिर लिस्ट या टपल में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना या फिर लिस्ट और टपल में कन्वर्ट करना, ठीक है। ओके सर। अब मैं तुमको Yes, एक और sir. छोटी चीज और दिखा देता हूँ। एक स्प्लिट फंक्शन है, उसको भी देख लो एक बारी। देखो मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर देखो मैं इसको ऐसे करके प्रिंट कराता हूं, प्रिंट a डॉट स्प्लिट, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। क्या करेगा, तुम्हारी स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा, और हर एक वर्ड का एक एलिमेंट ऐड कर देगा एक लिस्ट के अंदर में, देख रहे हो। Yes, sir. अब तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोल देंगे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट सेंटेंस। क्या बोला मैंने तुमसे अभी भी, एक सेंटेंस इनपुट कराओ और बताओ उस सेंटेंस में कितने शब्द हैं, कितने वर्ड्स हैं। तो ऐसे स्प्लिट कर देंगे या फिर नंबर। A dot com. हो गया ऐसे। देखो मैंने स्प्लिट करा के सर उसको काउंट जगह पर रखवा फंक्शन, दिया है बेटा। सर काउंट फंक्शन लेन ऑफ दिस कर दो। काउंट फंक्शन क्या करता है, वो सर अकरेंस बताता है कितनी बार है। किसी एलिमेंट की अकरेंस बताता है बेटा, वो एलिमेंट्स काउंट नहीं कर, वो अच्छा तुम्हारा ये, लेंथ काउंट नहीं करता है, ठीक है। यस यस। चलो अभी मैं कहूंगा, अब 12:40 हो चुका है, 50 सर मिनट सर से। सर हाँ सर, 3 बार सर सर। डिक्शनरी का फंक्शन बता दिए। मैं तुमको 2 फंक्शन बता रहा हूँ जो इजी हैं। पहला है की और दूसरा है वैल्यूज। पहले इनको देखो, फिर मैं तुमको सेट अपडेट बता दूंगा, अपडेट बता दूंगा, और देखते हैं सेट डिफॉल्ट, सॉरी सेट डिफॉल्ट अपडेट बता दूंगा। मान लो मेरे पास एक डिक्शनरी थी, डी इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डॉट कीज, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी की सारी जितनी भी कीज हैं उनको प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डी डॉट वैल्यूज, तो ये क्या करेगा, मेरी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज प्रिंट करा देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेन ऑफ डी, तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं ऑल टोटल वो प्रिंट करा देगा आपको, देखिए आप, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ यस पर एक सर। आता है डी डॉट आइटम्स। अगर मैं आप लिखता हूँ डी डॉट आइटम्स, तो देखो क्या करेगा ये तुम्हें क्या करेगा, डी डॉट आइटम क्या करता है, तुम्हारी जो डिक्शनरी के की और वैल्यूज हैं ये उनको एक पेयर में कन्वर्ट कर देता है, एक टपल के फॉर्मेट में देखो कन्वर्ट कर देता है, एक टपल पेयर बना देता है ये की और वैल्यूज का। फिर हम लोगों के पास और क्या आता है भाई, यहाँ पे किसी को याद आ रहा है कुछ। सर अपडेट, गेट। हम्म गेट। हाँ देखो, अगर मैं डी डॉट गेट का यूज करता हूँ और गेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक की पास कर देता हूँ, तो ये गेट क्या करेगा, मुझे उस की वैल्यू दे देगा उठा करके, ठीक है। तो सॉर्टिंग यस ऑफ सर। डिक्शनरी, है बेटा, सॉर्टिंग ऑफ डिक्शनरी। सॉर्टिंग ऑफ डिक्शनरी, यस सर। ऐसे लिखेंगे, सही है ये।
देखो, आप डिक्शनरी को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, और डिक्शनरी क्या करती है, जब सॉर्ट होती है तो ये क्या करती है, कीज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सॉर्ट करती है। अगर तुम्हें इसको रिवर्स सीक्वेंस में सॉर्ट करना है तो तुम यहाँ पे पास करोगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। सर सर अगर आपने शैलो एक प्रोग्राम इंटीग्रेट मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, एक मीन मीडियन मोड निकालना था सेट ऑफ नंबर। देखो मैं तुमको मीन मिनट मोड का प्रोग्राम करा देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। सर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मीन मीडियन मोड ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ n नंबर्स ऑफ एलिमेंट। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है आज का, फिर ध्यान से ओके देखना। सर। अब मैं यहाँ पे ठीक एक है लिस्ट अज्यूम कर लेता हूँ, ये मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट है। सर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉप पॉप आइटम और रिमूव बता दीजिएगा। बिल्कुल बच्चे, और बताओ। सर। कीज और वैल्यूज की पोजीशन को इंटरचेंज करने वाला प्रोग्राम। नहीं, बता देंगे चलो क्यों? अभी। अरे बता देंगे बाबा, 12 बज गए, 1 बजे मुझे क्लास लेनी है। अगर मैंने 1 बजे क्लास नहीं ली तो मेरे पास अभी कॉल आना चालू हो चुका है। और लिटरली मैं सर तुमको वो अगर बड़े व्हाट्सएप में मैसेज दिखाऊं तो मुझे बहुत प्यार से गालियां मिल रही हैं इस टाइम पे। एक मिनट रुक जाओ। देखो, मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन मैं तुमको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मीन कैसे निकालेंगे, मीना निकल गया अपने यहाँ पे गलती से। सम ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेन ऑफ ए, दिस इज मीन, ठीक है। ये क्या था, मीन। मीन था। अब देखो तुम मॉड कैसे निकालोगे। मॉड क्या होता है पता है? जो मतलब क्या होता है पता नहीं। तो जो सबसे ज्यादा बार सबसे अकर हो। ज्यादा रिपीटेड सबसे बार हाँ सबसे ज्यादा वही, रिपीटेड होता है जो ठीक है, और मीडियन क्या होता है? जो बीच में मिडिल आता है, टर्म। जो मिडिल एकदम मिडिल मिडिल में होता वैल्यू। है। मिडिल टर्म होता है। चलो अब मुझे जरा 1 सेकंड के लिए सोच के बताओ। अच्छा वैसे पता है तुम लोगों को एक मजे की मैं बात बताता हूँ। एक पाइथन में नमपाई नाम का मॉड्यूल होता है, ठीक है। उस नमपाई वाले मॉड्यूल में ये सारी चीजें पहले से बनी होती हैं। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में नमपाई होता तो तुम्हें बड़ी आसानी होती, बट क्योंकि अरे सर नमपाई आप नहीं है बता दीजिए, कोई तो बात सर नहीं, हमको हम बता कर लिख लेंगे। लो। इजी होना चाहिए बस। चलो देखो, तुमको मीन निकालना आ गया ना आसानी से बेटा। अब देखो हम लोग हाँ सर। मीडियन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक, अच्छा तुमको मीडियन के कुछ फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मीडियन का रूल नंबर 1 ही होता है कि मीडियन के केस में जो हम लोगों के पास लिस्ट या फिर डिक्शनरी होनी चाहिए, सॉरी लिस्ट या फिर जो टपल होनी चाहिए बेटा, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, पता है आपको। यस सर। तो तुमको क्या यस करना सर। पड़ेगा, यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अपनी इस लिस्ट को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉल करा ए डॉट सॉर्ट, जो क्या करेगा, मेरी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा बेटा। सॉर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे दो चीजें और याद रखनी पड़ेंगी। मीडियन निकालने के दो फॉर्मूलेज है हमारे पास। पहला फॉर्मूला है जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर हमारे पास हमारे लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो मिडिल एलिमेंट होता है वो हमारा मीडियन होता है। बट अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो जो हमारा मिडिल एलिमेंट है वहां पे दो मिडिल एलिमेंट्स आएंगे, n/2 एक और मिड। n+1/2। हाँ तो या तो तुम उसको n/2 या n+1 कर दो, बट पाइथन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिड और मिड -1 करते हैं बेसिकली। क्यों करते हैं अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक कराएंगे कि मेरी लेंथ कैसी है। मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ लेन ऑफ ए इज इवन। अगर मेरी लेंथ कैसी है, इवन है, तो मुझे लगाना पड़ेगा इवन वाला फॉर्मूला। और इवन वाले फॉर्मूले में क्या करूंगा मैं दो टर्म्स का यहाँ पे बेसिकली बीच के मैं दो टर्म्स निकालूंगा। तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा मीडियन, और मुझे यहाँ ऊपर एक मीडियन डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले तो। मैं यहाँ लिखूंगा मीडियन इज इक्वल्स टू ए का जो मिडिल टर्म है। क्या है भाई, जो ए का मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म मुझे कैसे मिलेगा, मुझे अपनी लेंथ को इंटीग्रल डिवीजन करना पड़ेगा 2 के साथ में। तो ये वाला इंडेक्स
प्लस इसका -1, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर में। और अगर किसी को याद हो तो उसको हम लोग बाय 2 करते थे मैथ्स में, याद है किसी को? यस सर। देखो मीडियन निकल आया हमारा। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स हमारा मीडियन क्या होगा, एल्स हमारा मीडियन होगा सिंपली ए, और इंडेक्स में हम लोग पास कर देंगे लेंथ ऑफ ए इंटीग्रल डिवीजन बाय 2। ठीक है, ये हमारा निकल आया बेटा यहाँ पे मीडियन। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड चीज बची है, जो बचा है मॉड। और मॉड का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट अकरेंस, मैक्सिमम अकरेंस। मॉड के केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे ना अपने लिस्ट में वो वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, उन वैल्यूज को ढूंढना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई हैं। अब इसके लिए हमारे पास फॉर लूप लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है, और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, जरा ध्यान से है बेटा। NumPy। नमपाई यूज कर ले, लेकिन नमपाई तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैम तुम्हारे नंबर काट देंगी। ज्यादा आने पे थोड़ी ना नंबर काटे जाते हैं, कम आता है उसके काटते हैं। देखो जरा, मैंने कहाँ पे गलत करे यार, ओ सॉरी, क्या मस्त मैंने देखो इवन कैलकुलेट करा था। रुक जाओ, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। बाबू क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, ये बेटा एक काम कर सकते हैं हम लोग इस केस में, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी जरा देखो एक बार हम लोग इसको, चलेगा अभी हाँ ये? हाँ, चलना तो चाहिए। चलना तो चाहिए। अभी भी रुक जाओ, नहीं चल रहा है ये बोल रहा है सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ए। भाई मेरे, तुम्हें क्या समस्या है मेरे जीवन से? तो सम कीवर्ड होता है ना। हाँ बेटा, अच्छा सम कीवर्ड होता है, यस सम कीवर्ड होता है। ऐड कर लेता हूँ मैं इसको। नहीं बट अभी भी दिक्कत आएगी। दिक्कत यहाँ पर आ रही है, मेरी लिस्ट में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुकना, तो मुझे फिर से फिगर आउट करना है, तो कहाँ पे गड़बड़ कर दिया इसने।